मालवा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान में क्या देखेंगे और वो भी कौन सी क्लास होगी? 10वीं क्लास 10th क्लास होगी। तो सामाजिक विज्ञान में हम पार्ट 1 देखेंगे, संसाधन एवं विकास। तो संसाधन एवं विकास में हम क्वेश्चन देखेंगे 4 से 5 क्वेश्चन, और उन 4 से 5 क्वेश्चनों को हम इतनी बेहतरीन तरीके से समझेंगे, आपको इस वीडियो के बाद में उन क्वेश्चनों को पढ़ना ही नहीं है। इस प्रकार से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि एकदम फिट हो जाएगा? रटने की आवश्यकता नहीं, समझने की आवश्यकता है। तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ। तो जैसे कि आप देखना ऐसा क्यों होगा, मैंने आपको इस वीडियो में इन क्वेश्चनों को मैपिंग से पढ़ाऊंगा। देखो ये मैप है, ये क्वेश्चन है, उसके बाद ये मैप है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आधा पार्ट है, ये मैप है, ये मैप है और ये मैप है। अर्थात इन क्वेश्चनों को हम मैपिंग से पढ़ेंगे तो इतनी बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में फिट हो जाएगी बातें कि अगली बार पूरे पेपर में ही आपको पूरा का पूरा फिर रिवाइज करना है, बस बीच में नहीं पढ़ना है। लेकिन शर्त यह है कि आपको कंटिन्यू में सारी वीडियो देखते जाना है। आने वाले क्लास 10th हो गया, और इस बार हमारा टारगेट रहेगा 2025 में, इस बार हमारा टारगेट रहेगा 2025 में एमपी टॉपर का। यदि आप भी सपोर्ट करोगे इस चैनल को, और आपके कमेंट्स लाइक से हमें इतना मोटिवेट मिलता है कि हमें इतना उत्साह मिलता है कि आगे बहुत बेहतरीन तरीके से कंटेंट आपके लिए तैयार करने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। तो आप भी अगर सपोर्ट करोगे और हम दोनों के सहयोग से हम एमपी टॉपर तक पहुंच सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है पहला। तो पहला क्वेश्चन क्या है? भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। तो भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम, आपकी जो बुक है उसमें 6 प्रकार की मिट्टी दी है, लेकिन वास्तविकता में अगर आप देखोगे कंपटीशन लेवल के लेवल से देखोगे तो 8 मिट्टियां पाई जाती है। लेकिन हमें अगर आप 8 मिट्टियां कंप्लीट याद कर लेते हो तो 8 मिट्टियों के नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन 6 मिट्टी आपको तो याद करनी है। जैसे कि पहली मिट्टी हो गई जलोढ़ मिट्टी, दूसरी हो गई काली मिट्टी, तीसरी लाल पीली मिट्टी, और चौथी जंगली मिट्टी। हमें ये जंगली मिट्टी अभी आपके लिए नहीं देखना है, और एक नमकीन मिट्टी नहीं देखना है, एक नमकीन मिट्टी नहीं देखना है। मिट्टियाँ भारत में कुल कितने प्रकार की, मतलब कितनी पाई जाती है? 8 मिट्टियाँ पाई जाती है। कितनी? 8। अगर ऑब्जेक्टिव में आपका आता है भारत में कितनी मिट्टियाँ पाई जाती है, तो 8 मिट्टियाँ पाई जाती है, और उनके नाम ये है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? देखो, पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन हो रहा है या मैदानी क्षेत्र में मृदा अपरदन हो रहा है, तो कहीं पर भी अगर मृदा अपरदन हो रहा है तो उसके 6 कारण होंगे। मतलब कि उसकी रोकथाम के लिए हम कितने कारण बताएंगे? 6 कारण बताएंगे। अब देखो, आपका ये आ जाए पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम, मैदानी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम, और मृदा अपरदन की रोकथाम अगर ओनली ये भी आता है तो हमें भी यही क्वेश्चन लिखना है। तो 3 क्वेश्चनों का एक ही आंसर लिखने वाले हैं। तो हम लिखेंगे उत्तर में, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्न कदम उठाने चाहिए। अब निम्न कदम उठाने चाहिए कौन से? देखो, सबसे पहला तो समोच्च जुताई। अभी समोच्च जुताई क्या होता है सर? हमें तो पता ही नहीं है। तो देख लो, अभी मैं इसका इमेज बताऊँगा आपको। सीढ़ीदार खेती होना चाहिए और पट्टीदार खेती होना चाहिए। अर्थात समोच्च जुताई, सीढ़ीदार खेती और पट्टीदार खेती। तो इसको मैं इमेज के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो देख लीजिए ये वाला। तो देखो, समोच्च जुताई क्या होती है? समोच्च जुताई, जैसे कि अगर मैं पहाड़ी की ढलान ये वाली है, पहाड़ी की ढलान ये वाली है, कलर चेंज कर लेता हूँ, पहाड़ी की ढलान ये है, और हम यहाँ पर क्या बनाएंगे? इस प्रकार से जुताई करेंगे। हम किस प्रकार से जुताई करेंगे? इस प्रकार से जुताई करेंगे। तो ढलान तो ये है, अब पानी इधर को आएगा, लेकिन हम जुताई किस प्रकार से करेंगे? इस प्रकार से। तो इससे क्या होगा? मिट्टी का कटाव कम हो जाएगा। और सीढ़ीदार खेती, तो देखो पहाड़ी की ढलान ये है और हमने क्या बना दी है? सीढ़ियाँ बना दी है, जिससे क्या होगा? पानी का ठहराव अधिक होगा और पानी का भाव कम हो जाएगा, ठहराव अधिक हो जाएगा, तो मिट्टी को कटाव से बचा लेगी। कौन बचा लेगी? सीढ़ीदार खेती बचा लेगी। अब पट्टीदार खेती देखो, तो देखो आप, ये पट्टीदार खेती, ये पट्टीदार दिख रही है आपको, पट्टियाँ दिख रही हैं, तो ये पट्टियाँ दिख रही है। तो इस प्रकार की पट्टीदार खेती भी आपको किससे बचाती है? मृदा अपरदन से बचाती है। तो इससे आपको ज्ञात हो चुका होगा कि समोच्च जुताई किसे कहते हैं, सीढ़ीदार खेती किसे कहते हैं और पट्टीदार खेती किसे कहते हैं। समझ चुके होंगे आप।
अब आ जाइए यहाँ पर। तो ये 3 हो गए, समुचित जुताई हो गई, सीढ़ीदार खेती हो गई और पट्टीदार खेती हो गई। अब बात कर लेते हैं हम क्या, एक बांध बना करके भी हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। जैसे कि नदी आ रही है, नदी बहती हुई आ रही है, नदी बहती हुई आ रही है और बहुत बहाव से आ रही है, और हमने क्या कर दिया यहाँ पर उसको बांध बना करके पानी को रोक दिया, तो उस पानी का भाव अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे कि क्या होगा, मृदा अपरदन कम होगा। अर्थात जो किनारे होंगे मृदा के नदी के जो किनारे होंगे उसमें कटाव कम होगा। तो बांध बना करके भी हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करो तो मिट्टी की कसावट हो जाएगी, तो मृदा अपरदन नहीं होगा। वनों की कटाई पर क्या लगाओ, रोक लगाओ, तो भी क्या हो जाएगा, मृदा अपरदन में सहायता मिलेगी हम। तो ये 6 कारण होंगे जो कि मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है अगला, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में अंतर बताइए। तो खादर और बांगर एक जलोढ़ का रूप होता है। एक जलोढ़ मिट्टी के 2 नाम होते हैं, जलोढ़ मिट्टी के 2 नाम होते हैं, एक तो खादर और एक बांगर। तो जलोढ़ मिट्टी के 2 नाम हो गए, खादर और बांगर। तो आपसे पूछेंगे जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एक तो खादर मिट्टी और एक बांगर मिट्टी। इसमें अंतर देख लेना है। अब इसमें अंतर देखते हैं। सबसे पहले बात तो पहला अंतर देखते हैं, खादर मिट्टी को क्या कहते हैं, नई मिट्टी कहते हैं, और बांगर मिट्टी को क्या कहते हैं, पुरानी मिट्टी कहते हैं। अब आप ये बोल रहे होंगे, अब ऐसे तो हम बुक में ही रट लेते सर, आप ऐसे क्या इंपॉर्टेंट स्पेशल समझाओगे कि हम बुक से अलग कर पाएँ और एक ही दम से बिल्कुल एक ही बार पढ़ने में, एक ही बार वीडियो देखने में माइंड में पूरी की पूरी बात सेट हो जाए। तो यही तो हमारी एक अलग होगी झलक। तो देखो आप, ये मैप है, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो नदी आ रही है, ये जो आ रही है नदी आ रही है, नदी देख रहे हो आप, ये नदी आ रही है। अब देखो नदी के जो आसपास वाला क्षेत्र है, नदी के जो आसपास वाला जो क्षेत्र है, नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो है कौन सी मिट्टी होती है, खादर मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी होती है, खादर मिट्टी होती है। और देखो आप, और नदी से जो दूर क्षेत्र होता है, नदी से जो दूर क्षेत्र होता है उसमें होती है बांगर मिट्टी। क्या होती है, बांगर मिट्टी होती है। तो नदी से दूर कौन सी मिट्टी होती है, बांगर मिट्टी। नदी के पास कौन सी मिट्टी होती है, खादर मिट्टी। देखो आप, अब आप नाम कैसे याद रखोगे, नाम कैसे याद रखोगे, तो आप देखो आप देखो ये खा और बा, तो खा पहले आता है कि बा पहले आता, तो आप बोलोगे खा पहले आता है, इसलिए नदी के पास में कौन सी होगी, खादर मिट्टी। बा बाद में आता है, इसलिए नदी के दूर, अर्थात नदी से दूर कौन सी होगी, बांगर मिट्टी। तो खा पहले आता है बा से, इसलिए खा यानी कि नदी के पास में होगी, और बाद में आता है इसलिए नदी से दूर होगी। तो नदी से दूर बांगर मिट्टी होती है और खादर मिट्टी नदी के पास में होती है। अब देखो नदी जब बहती है, नदी ज़्यादा होती है क्योंकि वो नई मिट्टी होती है। हर साल, हर बारिश के बाद में इस क्षेत्र में नई मिट्टी आ जाती है। इस क्षेत्र में क्या जाती है, नई मिट्टी आ जाती है, और ह्यूमस की, कार्बनिक पदार्थों की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अर्थात इसमें उपजाऊपन ज़्यादा होता है, बांगर मिट्टी में उपजाऊपन कम होता है। ये खादर मिट्टी नई होती है और बांगर मिट्टी पुरानी होती है। क्योंकि देखो नदी बहुत पहले चढ़ी होगी, उफान आया होगा तो यहाँ तक चढ़ी होगी। अब यहाँ चढ़ी होगी नदी, उफान आई होगी तो उसके साथ मिट्टी लेकर के आई होगी, तो यहाँ पर मिट्टी उसने बिछा दी। तो यहाँ पर मिट्टी उसने बिछा दी, तो यहाँ पर जो किनारे क्या हो गए, ऊंचे ऊंचे हो गए। किनारे क्या हो गए, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे हो गए किनारे ये। अब जब ऊंचे ऊंचे हो गए, मिट्टी जम जम करके तो फिर हम कह देंगे, तो बांगर जो मिट्टी होती है वो ऊंची होती है और खादर मिट्टी क्या होती है, नीची होती है। तो इन पूरे के पूरे हमने पॉइंट समझ लिए यहाँ पर। अब देखो आप यहाँ पॉइंट समझो, नई खादर मिट्टी कैसी होती है, नई मिट्टी होती है, और पुरानी मिट्टी कैसी, बांगर मिट्टी कैसी होती है, पुरानी मिट्टी। इस पे खादर मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, खादर मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। क्या होती है, अधिक उपजाऊ। आपको मैंने पहले बोल ही दिया, क्योंकि नदी के पास में होती है और नई नई मिट्टी लेकर के आती है ये नदी, तो क्या होती है, अधिक उपजाऊ हो जाती है, क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। और बांगर मिट्टी नदी से दूर होने के कारण ये कम उपजाऊ हो जाती है, क्योंकि मिट्टी पुरानी हो जाती है।
नदी के पास में होती है खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी नदी से दूर होती है। खादर मिट्टी अधिक ऊंचाई पर ये मिट्टी अधिक ऊंचाई पर होती है। तो देखो ये थोड़ा सा है ना, यहाँ पर गलत टाइप हो गया, ऊंचाई पर नहीं है। खादर मिट्टी नीचाई पर होती है, निचली होती है, अर्थात बांगर मिट्टी उतली होती है, यानी कि ऊंची होती है। तो खादर मिट्टी निचली होती है और बांगर मिट्टी उतली होती है क्योंकि ये दूर है। इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है क्योंकि नदी के पास में हर साल नए नए मिट्टी आती है और उसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक हो जाती है। और ये 5वें पॉइंट में ये इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। किसमें? बांगर मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। तो आप देख चुके होंगे इस क्वेश्चनों को भी बहुत बेस्ट तरीके से आप समझ चुके होंगे। अब आते हैं यहाँ आपने इस इमेज के माध्यम से देख भी लिया है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में अंतर लिखिए। तो जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में अंतर लिखना है। तो सबसे पहले तो आप देख लेना है कि जलोढ़ मिट्टी होती है, अभी आपको पता है कि जलोढ़ मिट्टी के दो नाम थे, ये जालोद लिखा है लेकिन वो जलोढ़ है। क्या है? जलोढ़ है। तो जलोढ़ मिट्टी के दो नाम होते हैं, खादर और बांगर। अब जो आपने देखा है नदी के माध्यम से हमने समझा है, किसको समझा है? खादर और बांगर को। अर्थात जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किससे होता है? नदी के द्वारा होता है। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? नदी द्वारा होता है। और वहीं काली मिट्टी को देख लेते हैं, पहला पॉइंट। तो काली मिट्टी का जो है ना निर्माण होता है ज्वालामुखी उद्गार से होता है। ज्वालामुखी से लावा निकलता है और लावा के ठंडा होने से जो मिट्टी बनती है वो काली मिट्टी बनती है। अब इसको भी क्या सर हम ये भी बुक से रट लेते, आप ऐसा क्या स्पेशल बताओगे? तो मैं स्पेशल बताऊंगा मैप के माध्यम से, इमेज के माध्यम से, ताकि आपकी जो स्मृति इस क्वेश्चन के प्रति रहेगी वो बहुत लंबे समय तक की रहेगी। अब हम देख लेते हैं कि देखो आप ये देखो, ये ज्वालामुखी है, ये क्या है? ये ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी है, अब ज्वालामुखी ये लावा है। अब ये लावा ठंडा हो गया होगा, तो देखो आप ये लावा ठंडा होने के बाद कैसा दिख रहा है? काला दिख रहा है। अर्थात काली मिट्टी किससे बनती है? ज्वालामुखी के लावे के ठंडे होने के बाद बनती है। अर्थात काली मिट्टी का रंग भी कैसा होता है? काला होता है। अब देखो ये जो नदी है, ये बाढ़ आई है, नदी बारिश के समय बाढ़ आई होगी और बाढ़ आई होगी तो ये क्षेत्र पानी से क्या हो गया? जलमग्न हो गया। अब जैसे ही बाढ़ धीरे धीरे नदी धीरे धीरे अपनी उफान को कम करेगी, अपनी वेग को कम करेगी, तो ये जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है पानी से क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। अब जब खाली हो जाएगा तो ये मिट्टी भी लाई होगी, ये मिट्टी भी लाई होगी नदी, अर्थात इस पानी में मिट्टी भी होगी। तो जैसे ही अब ये पानी खाली करेगा इस जगह को, तो ये मिट्टी की परत जम जाएगी। अब जो मिट्टी की परत जमेगी उसी को कहेंगे हम जलोढ़ मिट्टी। क्या कहेंगे? जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। अर्थात नदी के द्वारा निर्मित होती है कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है। देखो आप, तो नदी द्वारा निर्मित होती है जलोढ़ मिट्टी, ज्वालामुखी के उद्गार से होती है काली मिट्टी। अब जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें गेहूं और चावल का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। अर्थात गेहूं और चावल के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। और कपास के लिए उपयोगी होती है कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। अब इसका रंग भूरा होता है। किसका रंग भूरा होता है? जलोढ़ मिट्टी का रंग भूरा होता है और काली मिट्टी का रंग काला होता है। तो आप देखो कैसे, तो देखो ये मैं इमेज भी लेके आया हूँ। तो देखो जलोढ़ मिट्टी, सॉरी ये काली मिट्टी, तो इसका रंग कैसा हुआ? काला हुआ। अब देखो ये जलोढ़ मिट्टी है, ये जलोढ़ मिट्टी है, तो इसका रंग कैसा हुआ? हल्का भूरा हुआ। कैसा हुआ? हल्का भूरा हुआ। हल्का भूरा रंग है किसका? जलोढ़ का। और काली मिट्टी का रंग कैसा है? काला। तो देखो आप यहाँ और पॉइंट देखो, तो जलोढ़ मिट्टी भारत में 40% भूभाग पर पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी कितने भूभाग पर पाई जाती है? 40% भूभाग पर पाई जाती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब देखो आप, काली मिट्टी भारत में कितने परसेंट भूभाग पर पाई जाती है? 18.5% भूभाग पर पाई जाती है कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं हम। अब ये कहाँ पाई जाती है? तो गंगा, कावेरी, गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में? डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती है। और आप गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है उसमें भी क्या पाई जाती है? ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है।
अब देखो काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाएगी, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में पाई जाएगी। सीजी का मतलब छत्तीसगढ़ में पाई जाएगी। तो ये गंगा, कावेरी, गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में पाई जाएगी और ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाएगी। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। तो आपको पता है नदी जब उफान आती है तो सड़े गले पेड़ पौधे, लकड़ी सब कुछ बहाकर लाती है, तो उसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होगी। और इस काली मिट्टी में लोहा और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होगी। तो हमने जो है ना ये क्वेश्चन 4 के 4 क्वेश्चन हमने बहुत बेस्ट तरीके से समझ लिए हैं, बहुत बेस्ट तरीके से समझ लिए और आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। और अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से अगर बेनिफिट मिल रहा है तो आपका भी एक धर्म बनता है, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख करके बताना कि आपको ये वीडियो का फीडबैक कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।